नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप चौधरी सुजस ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से कि भारतीय इतिहास में हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। उन टॉपिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले थे पाषाण काल। ठीक है, मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, और वो क्या है, तो यहां ध्यान से आप देख लीजिए। देखो, जो हमारा इतिहास होता है ना मित्रों, इस इतिहास को हम क्रमिक विकास के आधार पर चार भागों में बांट देते हैं, लेकिन तकनीकी आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। तकनीक आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तीन आधार पर। पहला होता है पाषाण युग, दूसरा है ताम्रकांस्य युग, और तीसरा है लौह युग। ठीक है, ये तो किसके आधार पे हो गया? तकनीक के आधार पर हो गया। क्रमिक विकास के आधार पर अगर बात करूं तो क्रमिक विकास यानी कि मानव का किस तरह से विकास हुआ, तो सबसे पहले जो मानव था वो कैसा था? कैसा था? शिकारी था। शिकारी के बाद यायावर घूमने वाला मानव था, यायावर यानी घुमंतु मानव था। तीसरा जो मानव था वो था कृषक, और उसके बाद जो मानव बना वो कैसा बन गया? सभ्य। तो ये जो आधार है शिकारी, यायावर, कृषक, सभ्य, ये इतिहासकारों को उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस क्रमिक विकास के आधार पर इतिहास को बांटने से इनकार कर दिया। उन्होंने तकनीकी आधार पर जो बांटा था पाषाण युग, ताम्रकांस्य युग और ये लौह युग, इस आधार पर भी प्रागैतिहासिक काल या मैं कह सकता हूं प्राचीन समय को जो है बांटा माना जाता है। लेकिन सबसे जो उचित माना जाता है वो किस तरह से माना जाता है, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं। तीन तरह के इतिहास में उन्होंने बांटा है इसको कालक्रम के हिसाब से। किसके हिसाब से बांटा है? कालक्रम के हिसाब से। तो देखो कालक्रम के हिसाब से कौन कौन से भागों में बांटते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है मेरे मित्रों ऐतिहासिक काल। ये सुना होगा आपने। अब यहां पे गौर से देखते चलिए, प्राग ऐतिहासिक जो काल आप यहां पे देख रहे हैं, ये प्राग ऐतिहासिक काल वह समय होता है जब मानव ने ना लिपि को सीखा था और ना वह एक लैंग्वेज यानी कि भाषा का वो विकास कर पाया था। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा समय था जब मानव पूरी तरह से जंगली था और उसे कुछ एक चीजों के अलावा बाकी प्रौद्योगिकी से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ना लिपि का विकास हुआ था और ना लेखन का। ठीक है, लिपि, लेखन, और फिर सीधी सी बात है, जब लिपि और लेखन जब विकसित ही नहीं हो पाया तो मानव जो है उसको पढ़ तो सकता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, लिखना स्टार्ट मानव ने नहीं किया था, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना जाता है वो 25 लाख से 3000 बीसी तक माना जाता है। बीसी यानी कि दोस्तों ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व का समय। इसी तरह आद्य ऐतिहासिक काल दूसरा आता है। अब देखो कुछ बच्चों को यहां डाउट होगा कि साहब ये तो 5 लाख से 3000 ईसा पूर्व है, तो कई पुस्तकों ने इसको 5 लाख से 3000 ईसा पूर्व दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की 6th क्लास की जो पुस्तक है उसमें 25 लाख से 3000 बीसी ही इसका दिया गया है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है मित्रों, यहां ध्यान से देखें कि आद्य ऐतिहासिक काल वह समय होता है जब मानव ने लिपि का विकास तो कर लिया था, लिपि तो यहाँ पे आपके विकसित हो चुकी थी, परंतु उस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि उस समय का मानव ही उस लिपि को समझता था, तो पढ़ नहीं पाए हैं उस लिपि को। ध्यान रखना, लिपि का विकास तो हो चुका था लेकिन पढ़ नहीं पाया गया। वह समय आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है उसे हम सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु और वैदिक सभ्यता जो है वो किसका समय है? आद्य ऐतिहासिक काल का। तीसरा जो पीरियड है वो है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल वह समय होता है जब मानव ने लिपि का आविष्कार कर लिया और लिपि को लिखता था, साथ ही मानव जो है इस लिपि को पढ़ भी सकता है। तो जो लिपि पढ़ी भी जा सकी है उसे किस नाम से जाना गया है? ऐतिहासिक कालों के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखें, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन भागों में इसको बांटा जाता है।
अब जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, इस समय मानव ने लिपि का विकास नहीं किया था, तो इसका मतलब मानव किस में जी रहा था? पाषाण युग में जी रहा था। कौन से युग में जी रहा था? पाषाण युग में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो पाषाण युग को करेंगे। अभी थोड़ा सा मैंने परिचय टाइप आपको बताया है जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, यहाँ से प्रश्न सामान्यतया नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी जरूरी है, जिससे कि आप आगामी आने वाले टॉपिक्स को समझ सकें। तो अब यहाँ पे हम पाषाण युग देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज। तो पाषाण युग क्या होता है? तो यहाँ पे देखें, पाषाण युग वह समय है जब मानव पूरी तरह से पाषाण पर डिपेंडेंट था। पाषाण यानी कि पत्थर पर, कि यानी कि किसी जीव को मारना है तो भी पत्थर, उस जीव को फाड़ना है तो भी पत्थर, यानी कि रहना भी पत्थर, सब कुछ जो है वो पत्थर के आसपास ही वो मानव उस समय किया करता था। तो वह समय क्या कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। इस पाषाण युग को, पाषाण काल को 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है मेरे मित्रों। कितना समय माना जाता है? 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। इस 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व में जो पाषाण काल शुरू हुआ, इसे 3 भागों में सामान्यतया बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको? 3 भागों में। तो देखो, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको फर्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है पाषाण युग, इतना याद रखना है। और पाषाण युग का समय था 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं पाषाण युग को। जो पहला था उसे कहते हैं पुरापाषाण युग, पुरापाषाण युग। दूसरा था उसे कहते हैं मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण। और तो तीसरा था उसे क्या बोला जाता है? नवपाषाण युग, ठीक है। इसमें जो पुरापाषाण युग था ये 25 लाख वर्ष से शुरू होता है, 25 लाख से, और कहां तक आता है मेरे मित्रों? ये आता है आपके 10,000 ईसा पूर्व तक। 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और कुछ पुस्तकों में इसका मिल जाएगा 9,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, कोई फिक्स डिवाइडेशन इसका नहीं होता है। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल 10 या 9,000 से जो है ये 7,000 बीसी तक जाता है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। 10,000 या 9,000 से शुरू होकर के 7,000 ईसा पूर्व तक। और जो नव पाषाण काल है मेरे मित्रों, ये 7,000 से शुरू होता है और आपके 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे नव पाषाण काल कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन तीनों जो पाषाण काल के जो 3 भाग हैं, इनमें ऐसी क्या वैश्विक अंतर था, ऐसे क्या मतलब इनमें विशेष अंतर था जिसको कि हम पढ़ें, ठीक है, जिसके आधार पर कि इसको बांटा गया। तो वो अंतर था दोस्तों, इस समय मानव के रहन सहन का, इस समय मानव के शिकार करने की प्रवृत्ति, या फिर पशुपालन, या फिर कृषि, ठीक है। यानी कि मानव के जीवन का आधार क्या रहा था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो पुरापाषाण काल में जो मानव डिपेंडेंट था वो पूरी तरह से शिकार पर डिपेंडेंट था, यानी कि मानव शिकार करता था और अपना भोजन पाता था। तो शिकार करना मानव का मुख्य पेशा था। कौन से काल में? पुरापाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो मानव ने शिकार में सहायक के लिए कुत्ते को अपना क्या बना लिया? कुत्ते को पालना शुरू किया, ठीक है। तो यानी कि जो पशुपालन था वो कब शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। कुत्ता किस लिए पाला गया था? सहायक के तौर पर। पुरापाषाण काल का जो टाइम था वहां पे मानव ने जो क्या किया था कि शिकार करना शुरू किया था। और इस पुरापाषाण काल का जो मध्य पुरापाषाण काल भाग था, इसको भी हम 3 भागों में बांटते भी करूंगा क्लियर। तो मध्य पुरापाषाण काल में मानव ने क्या किया था? गुट बनाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि परिवार को, संघ को इकट्ठा करके और फिर शिकार करते थे, क्योंकि पशु बड़े आकार के मिलते थे तो मानव अकेला उनको नहीं शिकार कर सकता था। इसलिए वो क्या करता था? एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाता था, समूह बनाता था, और उस समूह के माध्यम से शिकार किया करता था। कौन से काल में? पुरापाषाण काल के मध्य पुरापाषाण काल में, इसके दूसरे वाले भाग में। चलिए, तो मध्य पाषाण काल में मानव क्या करने लगा? कुत्ते जैसे पशुओं को पालने लगा, साथ ही और भी पशु पाले जाने लगे। नव पाषाण काल जो टाइम आया, इसमें मानव जो है इन पशुओं का उपयोग कृषि में भी करने लगा, यानी कि इस समय कृषि कार्य भी शुरू हो गए। तो देखो मूल अंतर क्या था कि पुरापाषाण काल में मानव शिकार पर आधारित था, यानी कि पूरी तरह उपभोक्ता था।
दूसरा काल था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन पर आधारित था, ठीक है, तो पशुपालन करने लगा। और तीसरा जो नव पाषाण काल आया, इसमें मानव उत्पादक बन गया, यानी कि खुद उत्पादन करने लगा और फिर खुद उसको खाने लगा। तो यहां तो वो संग्रहण करता था, संग्राहक भी था, संग्राहक, क्योंकि क्या करता था, वो वस्तुओं का संग्रहण करता था और वस्तुओं के संग्रहण करके फिर बाद में उनको खाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो किसकी मदद लेने लगा, पशुपालन की, यानी कि वो दूध वगैरह के लिए भी पशुओं को पालने लगा। साथ ही कुछ पशु अगर उनको ऐसी कंडीशन कभी हो कि भोजन नहीं मिले तो वो पशु जो जितने पशु पाला है उसको वो खा भी सकता था, ठीक है। तो ये मध्य पाषाण काल का मानव था। और तीसरा नव पाषाण काल में मानव कृषि करने लगा था। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं कि जो मानव सबसे पहले जो मानव आया उसका नाम था शिवापिथेकस। शिवापिथेकस, ये शिवापिथेकस मानव जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों में मिलता था। शिवालिक यानी कि हिमाचल प्रदेश के आसपास, ठीक है, तो वहां पे मिलता था, इसलिए इसे शिवापिथेकस कहा गया। चूंकि हमारे भारत का जो सबसे महापुरुष हैं वो भगवान श्री राम है, इसलिए शिवापिथेकस को ही रामापिथेकस भी कहा गया। पिथेकस का आशय होता है मेरे मित्रों कपि, कपि यानी कि बंदर से, ठीक है, तो यानी कि रामापिथेकस नाम से ये मानव सबसे पहला जो मानव था ये यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ। दूसरा एक मानव था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो था वो अफ्रीका में था, ठीक है, और वो इसी के समकक्ष था, रामापिथेकस के समकक्ष। रामापिथेकस के बाद जो मानव आया जो खड़ा होकर के चलने लगा, वो मानव कौन सा था, वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये पहला मानव था जो खड़ा होकर के चल सकता था, ठीक है, होमो इरेक्टस मानव आया। यानी कि भारत में कौन सा मानव मिला, होमो इरेक्टस प्रकार का मानव मिला। और इस होमो इरेक्टस के बाद जर्मनी में और जिब्राल्टर के आसपास, यानी कि जर्मनी क्षेत्र, यूरोप क्षेत्र और आपके अफ्रीकन क्षेत्र, वहां पे एक मानव का विकास हुआ जिसका नाम था निएंडरथल। निएंडरथल मानव ये पहला ऐसा मानव था जिसने की गुफाओं में रहना शुरू किया था। गुफाओं में क्यों रहता था ये मानव, उसका एक कारण था, क्योंकि जो पहला समय था ना पुरा पाषाण काल, इस समय पूरी धरती जो थी वो मोस्टली धरती किससे ढकी हुई थी, हिम से, हिम यानी कि बर्फ से ढकी हुई थी। लेकिन मध्य पाषाण काल का जो टाइम आया उस टाइम तक ये हिम पिघलने लगी थी, और पिघलने के बाद जो भूमध्य सागर जो पहले कभी झीलें, छोटी छोटी झीलों से मिलकर बना था, वो पूरा का पूरा लबालब भर गया पानी से, और फिर यूरोप और जो अफ्रीका था वो अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद ही जो अपना मिस्र था और अरब क्षेत्र देश हैं जो, इनके बीच में भी पानी भर गया और इस कारण ये दोनों भी पृथक हो गए, ठीक है। और भारत में जो टेथिस सागर था, भारत के आसपास जो टेथिस सागर था वो समाप्त हो गया। कौन से टाइम के आसपास, मध्य पाषाण के आसपास, ठीक है। तो ये वो समय था कि जो ये जर्मनी में निएंडरथल मानव था ये किसमें रहता था, गुफाओं में। क्यों रहता था गुफाओं में, इसका एक कारण था क्योंकि उस समय क्या पड़ा करती थी, बर्फ पड़ा करती थी, और बर्फ से बचने के लिए निएंडरथल मानव कहां रहा करता था, गुफाओं में। तो सबसे पहला मानव जो गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहने वाला मानव कौन सा था, निएंडरथल मानव, जो कहां पे मिलता था, यूरोप में मिलता था। जर्मनी से इसके अवशेष मिले। अच्छा, होमो इरेक्टस कहां से मिला है, भारत से भी मिला है और अफ्रीका से भी मिला है। यह पहला मानव था जो सीधा खड़ा हुआ, सीधा खड़ा होकर के चला था, सीधा खड़ा। और जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था ना, मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ये वह मानव था जो मुड़ करके चलता था, मुड़कर यानी कि इस तरह से कूबड़ टाइप में इस प्रकार से चला करता था। कौन सा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, तो हमारे भारत में होमो इरेक्टस था, और होमो इरेक्टस के बाद जो बुद्धिमान मानव आया वो था निएंडरथल, और निएंडरथल के बाद जो मानव आया उस मानव का नाम था होमो सेपियंस, जो वर्तमान में जो मानव है होमो सेपियंस। ये होमो सेपियंस मानव सबसे बुद्धिमान था, और इन्होंने सारे जो मानव थे उस समय के उन सबको प्रतिस्थापित कर दिया। और ये मानव कब आया, ये पुरा पाषाण काल के अंतिम समय में आया, यानी कि उच्च पुरा पाषाण काल में आया। कौन से काल में आया, उच्च पुरा पाषाण काल में। चलो देखो मैं यहां क्लियर कर देता हूं आपको एक बार, ये थोड़ा सा आपको कम समझ आ रहा होगा, अब यहां आने लगेगा। देखें, मैंने आपको बताया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मानव क्या करता था, पूरी तरह से शिकार आखिर तक की भूमिका निभाता था और संग्राहक यानी कि भोजन को इकट्ठा करके रखता था, वो पुरा पाषाण काल था। इसके 3 भागों में हम बांटते हैं इसको। सबसे पहला है पूर्व पुरा पाषाण काल, या इसको हम कह सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो जो पूर्व पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल है,
इसमें जो मानव उपयोग में लेता था वो लेता था आपके हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, इसको हस्त कुठार कहते हैं। हस्त कुठार को उपयोग में लेता था। और ऐसा हस्त कुठार भारत में सबसे पहले कहां से मिला? तो ये मिला पल्लवरम से। पल्लवरम, पल्लवरम कहां पे है? मद्रास के पास है, ठीक है। और इसको किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, ठीक है। 1873 में इसको खोजा था रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। पल्लवरम कहां पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई के पास में। दूसरी एक जगह है अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम। इस जगह से इस प्रकार के हैंडेक्स जो हैं वो मिले हैं। तो पूर्व पुरापाषाण काल में मानव जो उपयोग में लेता था वो हस्त कुठार, यानी कि पत्थर से बना क्या था? आपके एक तरह की कुल्हाड़ी थी, ठीक है। उसे हस्त कुठार कहा जाता था। और ये कहां पे उपयोग में आती थी? हमारे भारत के क्षेत्रों में उपयोग में आती थी। दूसरा एक क्षेत्र था, कौन सा वाला? वो दूसरा क्षेत्र था सोहन नदी घाटी क्षेत्र। सोहन, सोहन एक नदी है जो सिंधु की सहायक होती थी। और ये कहां पे मिलती थी? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में थी। पंजाब पाकिस्तान, ध्यान रखें, पंजाब पाकिस्तान। इसको सोहन नदी घाटी क्षेत्र में जो मानव उपयोग में लेता था वो गोल पत्थर को उपयोग में लेता था। गोल पत्थर यानी कि दोस्तों वे पत्थर जो नदियों में बह करके आते थे और नदियों में घर्षण के कारण वो गोल आकार ले लेते थे, उन पत्थरों को उपयोग में लेता था। और इन गोल पत्थरों को कहा जाता था पेबुल। क्या कहा जाता था? पेबुल। इसलिए सोहन नदी घाटी जो संस्कृति थी, सोहन नदी घाटी संस्कृति, इसे पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये जो गोल पत्थर थे, इन गोल पत्थरों को उसने अगर सिंगल साइड में, उसके एक साइड को कह सकते हैं पैना किया, तो वो कहलाया चापर। और यदि इसके दोनों साइडों को उसने पैना किया तो वो कहलाया चौपर। तो चापर 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 चौपर संस्कृति भी किसको कहा जाता है? पेबुल संस्कृति को, यानी कि सोहन नदी घाटी संस्कृति, ठीक है। तो ये संस्कृति कब पनपी थी? ये पूर्व पुरापाषाण काल में पनपी थी। इस समय मानव पूरी तरह से क्या करता था? आखेटक था, संग्राहक था, ठीक है। और इन हथियारों का उपयोग किसमें किया करता था? जानवरों को मारने में किया करता था। दूसरा समय था मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, अब देखो इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं। पूर्व पुरापाषाण काल में राजस्थान की भी एक जगह मिली है जिसका नाम है डीडवाना। डीडवाना कहां पर है? नागौर में, ठीक है। डीडवाना नागौर में। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल वह समय था जब मानव जास्पर, फ्लिंट, इन पत्थरों का उपयोग करने लगा। और इन पत्थरों के माध्यम से वो क्या करता था दोस्तों? जास्पर और फ्लिंट पत्थरों के माध्यम से अपने हथियार बनाता था। इससे पहले जो हथियार बनते थे, ये हैंडेक्स और ये जो सोहन नदी संस्कृति में जो गोल पत्थर थे, ये थे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, ठीक है। तो जो पहला मानव था उसे क्वार्टिज मानव कहते हैं, क्वार्टिज मानव, क्योंकि किसका उपयोग करता था? वो पूरी तरह से पत्थर का उपयोग किया करता था। तो दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में जास्पर या फ्लिंट का उपयोग करता था, ठीक है। तो इसलिए ये जो मानव था, इससे जो बनाता था वो बनाता था फलक। किसका उपयोग करता था? फलक का। इसलिए इसको फलक केंद्रित संस्कृति भी कहते हैं, फलक केंद्रित संस्कृति। और ये मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति राजस्थान में लूनी नदी के आसपास से मिली है। और भारत में ये बेलन नदी घाटी क्षेत्र में मिली है। बेलन नदी घाटी क्षेत्र कहां पर है? मिर्जापुर में, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है ये आपके बेलन नदी घाटी क्षेत्र कहां पर है? मिर्जापुर। और ये मिर्जापुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यहां से मिली है। इसके बाद आता है हमारा उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल जो टाइम था इसे हम उत्तर पुरापाषाण काल भी कहते हैं। और ये टाइमिंग शुरू होता है 40,000 बीसी से आपके 9 या 10,000 बीसी तक, ठीक है। यहां तक ये टाइमिंग चलता है उच्च पुरापाषाण काल। और उच्च पुरापाषाण काल ही वह समय है मेरे दोस्तों कि जिसमें मानव ने क्या था? भीमबेटका के आसपास, भीमबेटका कहां पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। यहां पर मानव ने गुफा के अंदर चित्रकारी करना शुरू किया था, गुफा चित्रकारी। ये गुफा चित्रकारी जो शुरू हुई थी ये पूर्व पुरापाषाण काल में ही हो गई थी। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते ये गुफा चित्रकारी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी, ठीक है। और इसमें नीले रंग का उपयोग करने लगे थे। ये किसका उपयोग करने लगे थे? नीले रंग का। याद रखना भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि भीमबेटका से सबसे पहली मानव की गुफा चित्रकारी मिली है। तो आपसे प्रश्न करें कि भारत में सबसे पहली गुफा चित्रकारी कहां से मिली है? तो वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिली है, ठीक है। अब इस समय जो मानव था, इस समय का उच्च पुरापाषाण काल का मानव,
इसने उस समय क्या किया था, थोड़ी बहुत ये बीजों को इकट्ठा करने लग गया था, बीजों को संग्रहित करने लगा था, ठीक है, घास के जो बीज थे उनको संग्रहित करने लग गया था। यानी कि इसकी जो थोड़ी बहुत कृषि में रुचि थी वो यहां से हल्का सा विकसित होना शुरू हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। कौन से टाइम पे? उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, उच्च पुरापाषाण काल में जो मानव था इसने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। अब आप कहेंगे कि साहब पशुपालन तो मानव ने मध्य पाषाण काल में शुरू किया, तो ध्यान रखना मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण के तुरंत बाद मध्य पाषाण काल आता है। तो मध्य पाषाण काल में मानव पूरी तरह से पशुपालन पर डिपेंडेंट हो गया था। अब वो शिकार पर डिपेंडेंट नहीं था, यहां डिपेंडेंट तो शिकार पे था, लेकिन वो पशुपालन भी करना उसने शुरू किया था यहाँ पे उच्च पुरापाषाण में। लेकिन मध्य पाषाण काल जब आया तो उस समय मानव जो है पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट हो गया? पशुपालन पर। और जब नवपाषाण काल आया तो मानव किस पर डिपेंडेंट हो गया पूरी तरह से? तो उस समय मानव डिपेंडेंट था पूरी तरह से किस पर? कृषि पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपने यहाँ सीखा पुरापाषाण काल में। पहला भाग था पूर्व पुरापाषाण काल, यहाँ पे डीडवाना से भी अवशेष मिलते हैं, साथ में पल्लवरम तमिलनाडु से पहली हस्त कुठार मिलती है, यानी कि हैंडेक्स मिलती है, हाथ की कुल्हाड़ी मिलती है, और एक अतिरम पक्कम से मिलती है इस प्रकार के अवशेष। ये जो अवशेष बनते थे, ये जो इस प्रकार के हथियार बनाते थे ये पत्थर के, ये क्वार्टजाइट से बने थे। कौन से काल में? पूर्व पुरापाषाण काल में। और ऐसी ही संस्कृति सोहन नदी घाटी क्षेत्र पाकिस्तान में पनपी थी, जहां पर मानव किसका उपयोग करता था? गोल पत्थर, जिन्हें पेबुल कहा जाता था, इनका उपयोग करता था। इसे पेबुल संस्कृति या चौपर चापर संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव जॉस्पर और फ्लिंट के फलकों को बनाने लगा, इसलिए मध्य पाषाण काल को फलक केंद्रित संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक केंद्रित संस्कृति। और ये बेलन नदी घाटी क्षेत्र मिर्जापुर, इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, इसके आसपास ये पनपी थी। तीसरा था उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, मानव ने बीजों को संग्रहित करना शुरू किया। साथ में इसी काल में उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस का उदय कौन से समय होता है? तो वो भी उच्च पुरापाषाण काल में होता है। मानव ने कुत्ते को पालना शुरू किया लगभग कौन से सन में? 12,000 बीसी, यानी कि लगभग 12,000 ईसा पूर्व मानव ने कुत्ता पालना स्टार्ट किया था। पहला पाला गया पशु कौन सा था? कुत्ता था, ठीक है। इधर भीमबेटका मध्य प्रदेश में मानव के गुफा चित्रकारी के अवशेष मिले, जहां से वो क्या नीले पत्थर प्रचुर मात्रा में मिले। और इन नीले पत्थरों का उपयोग किसमें किया जाता था? आपके चित्रकारी में किया जाता था, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाता है पुरापाषाण काल। तो आप यहाँ पे पूरा कवर कर रहे हैं कि यहाँ पे मानव जो है पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट हो रहा है। यहाँ मानव पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पर? आपके शिकार पर, ठीक है, कि वो शिकार करता है। और शिकार के लिए वो जो हथियार उपयोग में लेता था पुरापाषाण में, वो हथियार थे बड़े, यानी कि दीर्घ पत्थर के, बड़े पत्थर के थे। तो दीर्घ पाषाण उपकरण, दीर्घ पाषाण उपकरण, और इन्हें मैं अंग्रेजी में कहूं तो मैक्रो पाषाण को बोलते लिथ, तो मैक्रोलिथिक पाषाण उपकरण, यानी मैक्रोलिथिक पाषाण उपकरण जो थे वो मानव कब उपयोग में लेता था? तो वो समय था पुरापाषाण काल। अब मैं मध्य पाषाण काल की अगर बात करूं तो देखो ये पुरापाषाण काल अपना हो चुका है। पुरापाषाण काल में मानव क्या करता था? शिकार करता था और खाद्य संग्राहक की भूमिका निभाता था। और इस समय हथियार कैसे थे उसके पास? बड़े पाषाण उपकरण के, बड़े पत्थर के हथियार थे। इसके तुरंत बाद जो आया पुरापाषाण के बाद वो आया मध्य पाषाण काल। नंबर फर्स्ट था ये सेकंड मध्य पाषाण काल, इसको बोलते हैं मीजोलिथिक, ठीक है। इस मध्य पाषाण काल में जो मानव है इसने छोटे, यानी कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के और 8 सेंटीमीटर के इतने छोटे हथियार थे इसके पास। सॉरी 1 इंच, थोड़ा सी गड़बड़ हो गई, 1 इंच से 8 इंच इतने बड़े हथियारों का मानव उपयोग लेता था। और ये हथियार किसके बने थे? पूरी तरह से ये भी पत्थर के थे। और इनमें लकड़ी का हत्ता लगाया करता था, वो किसी तरह से बांध के इनको उपयोग में लिया करता था। ऐसे हथियार मिले, यानी कि ये छोटे थे, इनकी तुलना में कैसे थे? छोटे। तो मध्य पाषाण काल में मानव 1 इंच से 8 इंच लंबे जो हथियार थे उनका उपयोग करने लगा। पुरापाषाण काल में कैसे करता था? बड़े, इससे भी बहुत बड़े आकार के होते थे। तो ये छोटे हथियार उपयोग में लेने लगा। तो छोटे को क्या बोलते हैं? माइक्रो। एक तरह के सूक्ष्म हथियार हुए, सूक्ष्म या माइक्रो। और पत्थर को बोलते हैं लिथ, पत्थर के उपकरण थे। तो सूक्ष्म या माइक्रोलिथिक पाषाण उपकरण, ठीक है, माइक्रोलिथिक उपकरण। तो ये प्रश्न जो है ये आपके एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, और साथ में राजस्थान में एक परीक्षा हुई थी लैब असिस्टेंट,
इस परीक्षा में भी ये प्रश्न किया गया था कि माइक्रोलिथिक पाषाण उपकरण कब प्राप्त हुए, और वहां पे जो ऑप्शंस मिले वो इस तरह से थे। पहला था पूर्व पुरापाषाण काल, फिर दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। तीसरा आया था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण। तो ध्यान रखना मध्य पुरापाषाण काल नहीं करना है हमको, मध्य पाषाण काल करना। क्लियर। तो सेकंड जो प्रश्न है मध्य पाषाण काल, इसमें मानव कैसे उपकरणों का उपयोग करने लगा था, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, यानी कि अब वो उसका उपयोग केवल क्या था, उसको आराम से काट के और उस तरह से जो उसकी जो चमड़ी थी उसको उतारने का काम। और आपको पता है जो निम्न पुरापाषाण काल सॉरी नव पाषाण काल आएगा, नव पाषाण काल में तो मानव ने चमड़े के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चमड़े को सील करके क्या बनाने लग गया था, वो कपड़े बनाने लग गया था। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम था उस समय माइक्रोलिथिक पाषाण उपकरण उपयोग में आए। दूसरा मानव पशुपालन करने लगा, पशुपालन। और इस पशुपालन के जो प्रमाण मिलते हैं ये राजस्थान में मिलते हैं बागोर से। बागोर की खोज वी.एन. मिश्रा ने की 1968 से 70 के बीच। और बागोर जो है इस जगह से पशुपालन के भारत में सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। कहां से मिलते हैं पशुपालन के प्रमाण, बागोर। बागोर कहां पे है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, यहां से पशुपालन के सबसे पहले प्रमाण मिले। दूसरी एक जगह है पशुपालन के लिए जो जानी गई, वो थी आदमगढ़। ये आदमगढ़ होशंगाबाद के पास है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास है आदमगढ़। यहां से भी भारत के प्राचीन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो ये दो जगह आप याद रखें, बागोर भीलवाड़ा और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इन दोनों स्थानों पर जो है मध्य पाषाण काल में पशुओं को पाला गया था, यहां से प्रमाण इनके मिलते हैं, ठीक है। और उस समय जो पशु पाले जाते थे वो कौन से थे, जैसे बकरी, भेड़, ठीक है। ये उस समय पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे। अब यहां ध्यान दें, घोड़े का उस समय कोई पालन वाला नहीं होता था। घोड़ा का परिचय इन भारतीय लोगों का नहीं था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में इनका घोड़ों से परिचय होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो तीसरा टाइम आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस नवपाषाण काल का जो टाइम था, इस समय मानव ने क्या किया था, थोड़ा सा कह सकते डेवलप हुआ। होमोसेपियंस मानव जो बन चुका था, तो उसने क्या किया, इसमें डेवलप बहुत ज्यादा किया। कैसे किया, तो कृषि करने लगा, साथ में इसने पहिए का आविष्कार भी कर लिया मेरे मित्रों, पहिए का आविष्कार कर लिया। इस समय तक मानव आग का उपयोग सीख गया पूरी तरह से, आग का उपयोग, आग का उपयोग। अब कई पुस्तकों में ये जो नवपाषाण काल है इसमें ये दे दिया जाता है आग का उपयोग सीखा था, और कई पुस्तकों में क्या मिलता है कि आग का आविष्कार किया। लेकिन जो आग का आविष्कार हुआ था ना दोस्तों, देखो आग का उपयोग तो कब हुआ, आग का उपयोग नवपाषाण काल में शुरू करना सीखा मानव, ठीक है। लेकिन जो पुरापाषाण काल का हमने उत्तर पुरापाषाण काल पढ़ा था, उत्तर या उच्च, उस उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने आग की आविष्कार किया था। तो आविष्कार कब हुआ आग का, आग का आविष्कार हुआ उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल में। और आग की खोज कब हुई, सॉरी आग का जो है उपयोग कब करना सीखा मानव, तो वो नवपाषाण काल में। अच्छा, असलियत में जो आग का जो उपयोग करना थोड़ी बहुत जो सीखा था वो निएंडरथल मानव ने सीखा था। कौन से मानव ने, निएंडरथल ने, जो कहां रहता था, जर्मनी के आसपास, जिसके सबसे ज्यादा अवशेष मिले, ठीक है। तो अच्छा, तो नवपाषाण काल में मानव क्या सीखा, एक तो कृषि करना सीखा, दूसरा पहिए का आविष्कार, आग का उपयोग, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। इस समय वैसे बर्तन बनाने की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन लिमिटेड। मिट्टी के बर्तन बनाना यहाँ पे सबसे ज्यादा शुरू हुआ था, और चाक का निर्माण हो चुका था, चाक का उपयोग करना सीखा था मानव इस समय। चाक के उपयोग द्वारा मानव क्या करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। इसके अलावा सिलाई सीख गया मानव, सिलाई बुनाई जो था वो सीख गया, सिलाई बुनाई, ठीक है। और किसके कपड़े पहनता था मानव, चमड़े के तो पहनता था, साथ में अब उन कपड़ों को रंगना भी सीख गया था। तो कपड़ों की रंगाई भी शुरू हो गई थी, कब, नवपाषाण काल में। और कपड़ों की रंगाई में जो रंग उपयोग में होते थे वो थे पीले, हरे, लाल, ठीक है। ये जो रंग थे इनको प्रमुखता के साथ जो है वो उपयोग में लेता था कपड़ों की रंगाई में। तो नवपाषाण काल में मानव ने एक तरह से एक संस्कृति की शुरुआत की थी, और यहां से जो संस्कृति निकली थी उसका नाम है मेहरगढ़ संस्कृति। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहां पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान जो सुना है आपने, पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा, वहां पे ये मेहरगढ़ है। और इस मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ का जो मानव था वो गेहूं के साथ जौ, इन फसलों को प्रमुखता के साथ बोता था। साथ में यहाँ पे भैंस प्रजनन भैंस के
पशुपालन के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी कि सबसे पहली जो भैंस संस्कृति थी भारत की वो कौन सी थी? मेहरगढ़ संस्कृति। मेहरगढ़ संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी ग्रामीण संस्कृति मानी जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी ग्रामीण संस्कृति, या मैं कह सकता हूं ग्रामीण संस्कृतियों की जनक कौन सी थी? मेहरगढ़ संस्कृति। यहाँ पे मानव कृषि करता था, भैंस का भी पालन करता था, बकरी का भी पालन करता था और आपके भेड़ का भी पालन यहाँ पे मानव करने लगा था। कहां पे? मेहरगढ़, पाकिस्तान में। क्लियर है सबको? अच्छा, तो यहाँ पे नवपाषाण काल का मानव क्या क्या करने लग गया? दोबारा देखिए, कृषि करने लग गया, पहिए का आविष्कार कर लिया, आग का उपयोग करना सीख गया, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया, चाक का उपयोग सीख गया, सिलाई बुनाई सीख गया, रंग भरना सीख गया कपड़ों में। ठीक है, तो ये काम सारे सीख चुका था। मेहरगढ़ इसका जो एक केंद्र था, और ये मेहरगढ़ जो था ये लगभग 600 BC 600 ईसा पूर्व के आसपास जो था ये पनपा था। ठीक है, अब इसी नवपाषाण काल में मानव ने तांबे को खोजा था। मानव सीख गया था, मानव को ये पता लग गया था कि पत्थर के उपकरणों से और हड्डियों के उपकरणों से, एक चीज और बता देता हूं, नवपाषाण काल में मानव हड्डियों के भी उपकरणों का उपयोग लेता था। ठीक है, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के उपकरण उपयोग में लिए जाते थे। जो भैंसों के और पशुओं के जो सींग होते हैं इनका प्रमुखता के साथ उपयोग भी किया जाने लगा था। तो नवपाषाण काल में हड्डी और भैंसों जो हड्डी और पत्थरों के जो उपकरण थे उनके साथ साथ मानव ने सोचा कि धातु अगर वो कोई खोज लेता है तो धातु खोजने के साथ उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो धातु के उपकरण यूज करेगा। तो उस समय मानव ने तांबे की खोज की, और ये तांबे की खोज लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व, सॉरी 50वीं सदी ईसा पूर्व, यानी मैं कह सकता हूं लगभग 5000 BC के आसपास ये खोज हुई थी। और ये खोज कैसे हुई? इसका सबसे पहले पता लगता है अतिरमपक्कम से। तमिलनाडु में वो जगह है अतिरमपक्कम, वहां से सबसे पहले तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो तांबे की सबसे पहली कुल्हाड़ी अतिरमपक्कम, मद्रास, तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। यानी कि सबसे पहली खोजी गई जो धातु थी वो कौन सी थी? वो तांबा थी। ठीक है, अब मानव तांबे का उपयोग सीख गया, तांबे के उपकरण बनाने लगा, हारपून और सुई, ये इसने बनाना स्टार्ट किया। हारपून क्या होता है? मछली पकड़ने का यंत्र, तो मछली पकड़ने का यंत्र बनाने लग गया। ठीक है, तो मछलियों को पकड़ना मानव ने शुरू कर दिया। तो ये मानिए नवपाषाण काल के बाद की जो है मानव वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ चलता है। केवल आप ये मान लीजिए कि मानव अब यहाँ पे थोड़ा विकसित हो गया, पूरी तरह से जो है मानव आत्मनिर्भर हो गया। हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो आत्मनिर्भर था, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। अब वो खुद कोई भी चीज उगा सकता था, कोई भी काम कर सकता था। और इस समय जो हमारे परिवार देखने को मिले वो मात्र सत्तात्मक मिले। कैसे परिवार थे? मात्र सत्तात्मक परिवार, यानी कि परिवार में माता का शासन हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।